माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको रेड फोर्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में लाल किला बोलते हैं और इसको इंग्लिश में हम रेड फोर्ट बोलते हैं। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये, और इसमें आप ये भी कह सकते हो ये हमारी जो हिस्ट्री में इसके एक अलग जगह है। आज हम आपको रेड फोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। इस गेट का नाम है लाहौरी गेट। इसके पास में ही विंडो बनी हुई है, यहाँ पर आपको टिकट मिलती है। जो टिकट है उसके दो प्राइस है, एक टिकट का प्राइस है 50 रुपीज़, एक टिकट का प्राइस है 80 रुपीज़। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप रेड फोर्ट देखने आए तो आप 80 रुपीज़ का टिकट लीजिए। 80 रुपीज़ के टिकट में आपको फोर्ट प्लस म्यूजियम मिलेगा। अगर आप 50 रुपीज़ की टिकट लेते हैं तो आप खाली फोर्ट ही देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप आएँ तो शाम को 4 बजे से पहले आ जाएं। जो म्यूजियम का टिकट है आपको 4 बजे से पहले ही मिलेगा, म्यूजियम का टिकट आपको 4 बजे के बाद नहीं मिलेगा। और जो आप देख रहे हैं सामने जो मंदिर देख रहे हैं, ये गौरी शंकर मंदिर है। इधर से ही एंट्री होती है रेड फोर्ट की। आजकल इधर से एंट्री है, यही से हम एंट्री लेते हुए हम ऐसे जाते हैं। उधर से आपको विंडो से टिकट मिलेगी, 50 रुपीज़ की टिकट और 80 रुपीज़ की टिकट। किले के लाहौरी गेट के बाहर खड़े हैं। इसके आसपास मोट बने हुए हैं, आप देख सकते हो। ये मोट पुराने हैं, ये हमने नहीं बनाए। जब ये किला बना था तो ये शाहजहां ने ये मोट बनवाया था ताकि कोई दुश्मन रात को किले के ऊपर चढ़ ना पाए। पहले ये लकड़ी का वुडन ब्रिज होता था, रात को ऊपर कर लेते थे, दिन में नीचे कर लेते ताकि कोई दुश्मन अंदर ना आ सके। ये जो लाल किला है, यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है। आजकल इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन चल रही है। मोदी साहब आएंगे, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग करेंगे। हर 15 अगस्त को मोदी जी आते हैं, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग करते हैं। बहुत से लोग इस गलती में रहते हैं कि यहाँ पर रिपब्लिक डे मनाया जाता है। लोग हमसे पूछते हैं कि परेड कहाँ से निकलती है, मगर यहाँ परेड नहीं निकलती, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होती है। और यहाँ पर मोदी साहब आते हैं और फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो ये जहाँ हम चल रहे हैं, ये पहले लकड़ी का वुडन ब्रिज था, जो आज इसको पत्थर का बना दिया गया। ठीक है, ये जो लाहौरी गेट है, लाहौरी गेट इसलिए बोलते हैं, इस गेट का मुंह लाहौर की तरफ है। इसको शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां कौन? जिसने ताजमहल बनाया। शाहजहां लाहौर में पैदा हुआ 1592 5 जनवरी, और लाहौर में ही बड़ा हुआ। और जिसने उसको डिज़ाइन किया उसका नाम था लाहौरी। उनके असली नाम है उस्ताद अहमद, उस्ताद हामिद। उनको लाहौरी इसलिए बोलते हैं, जो आदमी बिहार में पैदा होता है उसको बोलते हैं बिहारी, जो आदमी बंगाल में पैदा उसको बोलते हैं बंगाली। तो वो लाहौर में रहते थे दोनों आर्किटेक्ट, तो इसलिए उनको बोलते हैं लाहौरी। सामने जो आप जगह देख रहे हैं वो फ्लैग होस्टिंग की जगह है। मोदी जी आते हैं, स्टेप से जाते हैं, वहां से फ्लैग होस्टिंग करते हैं। जब भी मोदी जी आते हैं वो दिल्ली गेट से आते हैं। दिल्ली गेट वीवीआईपी गेट है, और लाहौरी गेट हम जैसे लोग एंटर करते हैं। ये लाहौरी गेट है जो आप देख रहे हैं। मोदी से पहले प्राइम मिनिस्टर हुए हैं मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ये लिफ्टें बनवाई थी। ही वर नॉट एबल टू वॉक, तो उन्होंने अपने लिए ये 2 लिफ्टें बनवाई थी। ये लिफ्टें अब यूज नहीं होती, मोदी जी यूज नहीं करते। मोदी जब भी आते हैं स्टेप से जाते हैं, वहां से फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो ये 2 लिफ्टें हैं जो बाद में बनी। ठीक है, इस किले के अंदर एक मार्केट भी है। ये जो मार्केट है ये शाहजहां ने बनवाई थी। शाहजहां नहीं चाहते थे उनकी रॉयल लेडीज बाहर जाएं शॉपिंग के लिए, उन्होंने शॉपिंग सेंटर अंदर ही बना दिया। जब आप इस गेट को देखेंगे, इसके आर्किटेक्चर को देखेंगे, जब आप देखेंगे ये असेंडिंग है, उधर डिसेंडिंग है। आप देखेंगे एवरी आर्च इज विजिबल, हर आर्च आपको नजर आएगा, और ऐसे नीचे जा रहा है जी। जब उधर जाएंगे तो उधर असेंडिंग हो जाएगा, इधर डिसेंडिंग हो जाएगा। इस मार्केट की इंपॉर्टेंस ये है, ये मार्केट वेल वेंटिलेटेड है। ये मार्केट ही शाहजहां ने बनवाई थी अपनी रॉयल लेडीज के। जब ये मार्केट बनी थी, और ये मार्केट पहले ऊपर भी हुआ करती थी, नीचे भी होती थी। जब मुगल पीरियड खत्म हो गया, अब मार्केट सिर्फ नीचे ही रह गई, ऊपर की हट गई। अच्छा, ये जो दरवाजे देख पा रहे हैं, ऊपर जो खिड़कियां देख पा रहे हैं, ये किस लिए रहने वाली है? ये ऊपर शॉपकीपर बैठा करते थे। ओके। अब शॉपकीपर नीचे ही होते हैं, ऊपर नहीं होते। ओके। अब आप इस मार्केट को देखिए, यहाँ पर वेल वेंटिलेटेड है, वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। कहीं से भी देखेंगे वेंटिलेशन, वेल वेंटिलेटेड मार्केट है। उस समय भी इस बात का ध्यान रखा गया कि वेंटिलेशन के बारे में। ये आप देख सकते हैं वेल वेंटिलेटेड मार्केट है, हर तरफ इसकी वेंटिलेशन है, फ्रॉम एवरी साइड वेल वेंटिलेटेड मार्केट है। बहुत से लोग आते हैं
कभी इधर निकल जाते हैं, कभी इधर निकल जाते हैं। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा, आप जब भी आए गाइड को यूज़ कीजिए। अगर आप गाइड नहीं लेना चाहते तो जो हमारी जो वीडियो उसको देखिए, तो आपको कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ना तो आप इधर जाइए ना इधर जाइए, जिधर आपको गाइड दिखा रहा है उसको फॉलो कीजिए। जी। ये देखिए ऊपर भी वेंटिलेशन के लिए बनाया हुआ है, हर शॉप के ऊपर वेंटिलेशन बनाई हुई है, बोथ साइड में वेंटिलेशन बनाई हुई है, मतलब उस समय भी वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया। अब आप इसके आर्किटेक्चर को देखिए, इस आर्च का सेंटर उस आर्च का सेंटर सिमेट्रिकल है जी। जैसे आप आगे जाते जाएंगे इसका जो सेंटर है डिफरेंट हो जाएगा। अब आप इसको देखिए, इसके इस आर्च का सेंटर उस आर्च का सेंटर सिमेट्रिकल है, जैसे आप आगे जाएंगे इस आर्च का जो सेंटर है डिफरेंट हो जाएगा, इसका सिमेट्रिक बदल जाएगी, मगर रहेगी सिमेट्रिकली जी, उसका सिमेट्री चेंज नहीं होगा। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं 1858 में ब्रिटिश आर्मी ने इसको कैप्चर कर लिया। 1858 उस समय का एम्पर था बहादुर शाह जफर सेकंड, नॉट फर्स्ट जी। बहादुर शाह जफर ही एस्केप्ड, वो यहाँ से निकल गया। ये ब्रिटिश की बनाई बिल्डिंग है, दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश आर्मी बैरक्स कैंटोनमेंट एरिया। ऐसी 27 बिल्डिंग है रेड फोर्ट के अंदर, मगर पर्टिकुलर हमने ये बिल्डिंग डालमिया ग्रुप को दे दी है ऑन लीज बेसिस पे। उन्होंने क्या किया, इसको मॉडिफाई करके कैफेटेरिया और म्यूजियम बना लिया। और ये बात बड़े आपको ध्यान से सुननी है कि जो म्यूजियम है ये प्राइवेट म्यूजियम है। अगर आप इस म्यूजियम में जाते हैं, एक म्यूजियम देखेंगे तो 100 रुपया, 2 देखेंगे 200 रुपया। आपने जो 80 रुपीज का टिकट लिया वो इसमें यूज नहीं हो सकती, वो इसके लिए नहीं है। जो आपने 80 रुपीज का टिकट लिया है उसका म्यूजियम आगे है, मैं आपको वहीं लेके जाऊँ। तो नाउ दिस इज नोन एज प्राइवेट म्यूजियम as well as cafeteria inside of this in this building that is called British Army Barracks। 1858 में ये इसको ब्रिटिश आर्मी ने बनाया। Now it is being used as a cafeteria as well as a museum। Now it is a private museum। ये जो आप देख रहे हैं ये रास्ता जा रहा है, देख रहे हैं कोई भी नहीं आ रहा। ये रास्ता जा रहा है दिल्ली गेट को। इस फोर्ट के 2 दरवाजे हैं, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट। जब मोदी जी आते हैं ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे तो मोदी जी इधर से बाई कार आते हैं और ऐसे जाते हैं। और ये रास्ता अभी भी वीआईपी लोगों के लिए है, दिल्ली गेट और लाहौरी गेट हम जैसे लोगों के लिए। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड नौबत खाना, नक्कार खाना। जब एम्परर आता था, जब एम्परर जाता था, उसके वेलकम पर, उसके बर्थडे पर वहां से ड्रम बजा करते थे। आपको हर किले में नौबत खाना मिलेगा। अब आप इसको देखिए, इसके आर्किटेक्चर को देखिए। पहले ये सेंटर में था, अभी भी सेंटर में है। अब 2 आर्च आपको बिल्कुल सिमेट्रिकल नजर आ रहे हैं, 2 आर्च। पहले 1 आर्च नजर आ रहा था, अब 2 आर्च नजर आ रहे हैं सिमेट्रिकल। देखिए जी, हर जगह से सिमेट्रिकल है। पहले आपको 1 आर्च नजर आ रहा था, आपको 2 आर्च नजर आ रहे हैं। मतलब हर चीज सिमेट्रिकल है, कहीं से भी देखेंगे हर चीज आपको सिमेट्रिकल। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं व्हाइट वाली बिल्डिंग, इसको बोलते हैं नौबत खाना, नक्कार खाना। इसको हम ड्रम हाउस भी बोलते हैं। एम्पर के आने पर, एम्पर के जाने पर, उसके वेलकम पर, उसके बर्थडे पर वहां से ड्रम बजा करते थे ताकि सबको पता चल जाए एम्परर आ रहा। और साथ में आवाज लगती थी बामुलाजा होशियार, बामुलाजा होशियार, ताकि सब लोग अलर्ट हो जाए, क्योंकि किंग का आना और जाना बहुत बड़ी चीज थी। तो दैट इज कॉल्ड नौबत खाना, ड्रम हाउस। हर किले में मिलेगा नौबत खाना, हर घर के दरवाजे में मिलेगी डोरबेल। डोरबेल के बिना घर नहीं होता, उस समय नौबत खाने के बिना किला नहीं होता। अब आप उस रेड बिल्डिंग को देखिए। जब आप रेड बिल्डिंग को देखते हैं तो आपको 2 पिलर नजर आ रहे हैं, 1 पिलर, बट दैट इज इनिशियल पिलर। उसके पीछे मल्टीपल पिलर्स हैं जो आपको पता नहीं चल रहे। क्यों? सबके सब वेल स्ट्रेट हैं, वेल अलाइंड हैं। मैं आपको किसी भी एंगल से दिखाऊंगा, सारे कॉलम आपको वेल स्ट्रेट, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल फ्रॉम एवरी एंगल। ऑन द वे जब आपको दिखाऊंगा आपको बेटर समझ आए। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट म्यूजियम, आप इससे आगे जाते हैं तो आगे जाके आपको वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर मिल सकता है। जब आप आए तो वहां से वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं नौबत खाना, जब आप इधर से देखते हैं तो 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जी। जो फर्स्ट फ्लोर है वो 2 साइड ओपन है। तो इसी बिल्डिंग को जब हम पीछे से देखेंगे तो 3 फ्लोर नजर आएंगे जी। अब आप ये देखिए, पहले हमने इस बिल्डिंग को उस तरफ से देखा तो 2 फ्लोर थी, इसमें 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर। जो टॉप फ्लोर है वो 2 साइड ओपन है। 2 साइड ओपन इसलिए रखी गई थी, जब किंग आएगा, किंग जाएगा, वहां से लोग देख सकेंगे एम्परर इज कमिंग फ्रॉम विच साइड, एम्परर किस साइड से आ रहा है। तो इसलिए टॉप फ्लोर वो साइड ओपन रखी गई है
ताकि दोनों तरफ से देखा जा सके किंग किस तरफ से आ रहा है। जी। अच्छा सर, यहाँ के जो पहले राजा रहे हैं उन्होंने क्या क्या चेंजेस करे और क्या क्या रिफॉर्मेशन करी है, क्या क्या बनाया है यहाँ पे? जो पहले किंग थे वो थे शाहजहां जी। उन्होंने इस किले को बनाया। जी। उन्होंने इस किले को बनवाया 1648 में, बनाने में 10 ईयर्स लगे। जी। 1638 में वो आ गए थे, 1638 में इसका शुरू किया था, 1648 में बन के तैयार हो गया था। जी। तो फर्स्ट मुगल किंग था शाहजहां, जी। जिसको जो रहने वाला, जी। वैसे वो 5th मुगल किंग थे। जी। पहले मुगल किंग हुए बाबर, जी। उसके बाद हुमायूं, जी। फिर अकबर ने 49 ईयर्स रूल किया। जी। फिर उसके बाद जहांगीर, उन्होंने रूल लाहौर में भी किया। फिर आ गए शाहजहां। शाहजहां ने इस किले को बनाया। क्यों बनाया मैं आपको आगे जाके इस वीडियो में बताऊंगा आपको। इस वीडियो शाहजहां ने अपनी औरतों का बड़ा ख्याल रखा और अपनी औरतों को कंफर्ट देने के लिए बीच में यहाँ पर फाउंटेन लगा दी। रेड बिल्डिंग है क्योंकि आम लोगों के लिए बिल्डिंग बनाई थी। वो व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं राजा के बैठने की जगह, सीट ऑफ द किंग। तो पहला मुगल किंग वही था जिसने यहाँ पर दीवाने आम का यूज किया। माय डियर, आप जब किला देखने आ रहे हैं तो मेरी आपको एक सजेशन है कि आप दिल्ली के बारे में भी जानें। जी। अब आपको दिल्ली के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोग आते हैं, लाल किला देख के चले जाते हैं, पर उनको ये नहीं मालूम दिल्ली में हो क्या रहा है, दिल्ली में चल क्या रहा है, दिल्ली के लोगों की लाइफस्टाइल क्या है। आप किसी भी सिटी में जाएं, हर समय जब भी किसी सिटी में जाए तो हमेशा गाइड को लीजिए और गाइड से पूछिए, तभी आपको पता चलेगा। बहुत से लोग यही करते हैं, मोन्यूमेंट देख के वापिस हो जाते हैं। अब आपको दिल्ली की लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा हूँ। दिल्ली के लोग क्या गलती करते हैं आप मत कीजिए, आप हमारी गलती से सीखिए। जो आदमी गलती से सीखता है वो टॉपर बनता है। दिल्ली के लोग क्या करते हैं, रात का खाना बहुत लेट खाते हैं, 10 बजे, 10:30 बजे, कई लोग तो 11 बजे खाते हैं और खाना खाते ही सो जाते हैं। उससे क्या हुआ कि 44% दिल्ली के लोग डायबिटिक हो चुके हैं, उनको शुगर हो गई है। तो मेरी आप सबों को सजेशन है कि रोज खाना जल्दी खाइए, खाना खाने के बाद वॉक कीजिए, उससे क्या होगा, फिट रहेंगे। जो आदमी फिट है वो हिट है। मेरा ओपिनियन ये है, अगर हम 40 के हैं तो हम 30 के लगे, फिर तो है विनर। अगर हम 40 के होके 50 के लग रहे हैं फिर क्या है, लूजर। अगर आपको विनर बनना है, सारी जिंदगी ऐसे ही हंसना है, तो ट्राई टू टेक डिनर एज अर्ली एज पॉसिबल एंड आफ्टर डिनर यू मस्ट वॉक। नाउ लुक एट द पिलर्स, देखिए सारे पिलर, देखिए सारे पिलर वेल स्ट्रेट, वेल अलाइन है, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल हैं। ये आम लोगों के लिए बिल्डिंग बनाई थी शाहजहां ने। जो स्टोन लगाया वो भी आम, इसे बोलते हैं रेड सैंडस्टोन। इसको हम बलुआ पत्थर भी बोलते हैं। ये पत्थर हिंदुस्तान का ही था, धौलपुर से आया था ये पत्थर। और ये देखिए हर जगह रेड, ये रेड बिल्डिंग है क्योंकि आम लोगों के लिए बिल्डिंग बनाई थी। वो व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं, वो खास लोगों के लिए बिल्डिंग बनाई थी, तो वहां पर व्हाइट मार्बल का यूज किया। तो वो खास लोगों के लिए, ये आम लोगों के लिए। तो खास लोगों के लिए बनाया तो उसका नाम पड़ गया दीवाने खास। ये आम लोगों ने इसका नाम पड़ गया दीवाने आम। यहाँ पर कोई कारीगर नहीं रहता था, यहाँ पर लोग आते थे अपने ग्रीवेंसेस बताने के लिए और अपने ग्रीवेंसेस एम्पर को बताते थे। अब आपको मैं वो जगह ले जाऊंगा जहाँ पर किंग बैठा करते थे, उसको बोलते हैं सीट ऑफ द किंग, राजा के बैठने की जगह। अब इधर से भी देखिए, आप सारे कॉलम देखिए, वेल स्ट्रेट, वेल अलाइन है, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल, किसी भी एंगल से देख रहे हैं। माय डियर, अब फिर से आप आर्चेस को देखिए। जब आपने वहां से देखा था तो असेंडिंग था, यहाँ डिसेंडिंग था, अब यहाँ पर असेंडिंग हो गया, उधर डिसेंडिंग हो गया। और एवरी आर्च इज विजिबल, एवरी आर्च इज विजिबल। आप सोच रहे होंगे आर्च का हाइट सेम है, सेम नहीं है, वो ऐसे जा रहे हैं, तभी आपको हर आर्च नजर आ रहा है। इसका सिमेट्रिकल नजर आ रहा है और अच्छे भी लग रहे हैं। अगर एक आर्च दूसरा आर्च एक सेम हाइट में होंगे, एक दूसरे को छुपा लेंगे, फिर ये इनकी ब्यूटिफिकेशन खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सारे आर्चेस डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। इधर से पहले उधर से आ रहे थे इधर, अब इधर से ऐसे नीचे। सो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। अब आप पीछे देखेंगे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये वो जगह यहाँ पर किंग बैठा करते थे। तो जो लोग आते हैं वो कई बार गाइड का यूज नहीं करते, तो इस वीडियो को देख के चलेंगे तो उनको पता चलेगा हमें किधर से देखना है। अब आपको मैं बेटर जगह ले जाऊंगा जहां से आपको नजर आएगा, मगर आपको इधर से नजर नहीं आ रहा। ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग यहाँ खड़े हो जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो जब भी आए आप उस जगह को फॉलो कीजिए जो आपको गाइड बता रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं राजा के बैठने की जगह, सीट ऑफ द किंग। व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। किंग पीछे से आता था, यहाँ के बैठ जाता था। आम जनता आती थी अपने ग्रीवेंसेस लेके और अपने ग्रीवेंसेस एम्पर को बताती थी। पहले ग्लासेस नहीं थे एट द टाइम ऑफ किंगडम। जब से मोबाइल आए, सबके पास कैमरे आ गए, सब इसके ऊपर चढ़ने लगे और इसको डैमेज कर रहे थे। रिसेंटली हमने इसको कवर कर दिया ग्लासेस, ताकि इसको कोई टच ना, प्रिवेंट कर जा सके।
अब ये अंदर देखिए, इस कैनोपी के आपको ग्रीन लीव्स, फ्लावर्स नजर आएंगे, बाहर फ्लावर नजर आएंगे। लोग सोचते ही है, नो, दे आर कलर्स, नो, दे आर स्टोन लाइक ताजमहल। इसको बोलते हैं एम्बेडेड स्टोन। इसको हम बोलते हैं हिंदी में मीनाकारी जी। इसको हम इनले वर्क भी बोलते हैं। यही काम ताजमहल में हुआ, यही काम यहाँ हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको बनाने वाला और ताजमहल को बनाने वाला सेम आर्किटेक्ट, उनके नाम थे लाहौरी, तभी इस गेट को नाम दिया लाहौरी गेट। देखिए आप, अब आपको मैं स्टोनों के नाम बताने जा रहा हूँ। पर जो आप ग्रीन लीव्स देख रहे हैं, रेड फ्लावर्स देख रहे हैं, बाहर ऑरेंज फ्लावर देख रहे हैं, ये पेंटेड नहीं है, ये कलर्स नहीं है, ये एम्बेडेड स्टोन है, जिसको बोलते हैं स्टोन अंदर लगाए गए हैं, हम जिसको बोलते हैं मीनाकारी। पहले हमने कार्विंग की, ठीक है, और ग्रीन स्टोन का नाम है मलाकाई। मलाकाई स्टोन को काटा, पत्तियों की तरह काट के वहां पर लगा दिया। रेड है रूबी स्टोन, ये सेमी प्रेशर स्टोन है। रूबी स्टोन को काटा और काट के फ्लावर की तरह वहां पर लगा दिया। और ये बाहर है ऑरेंज कॉर्नेलियन स्टोन को काटा और काट के हमने लगा दिया। इस काम को बोलते हैं मीनाकारी। इन इंग्लिश वी से इनले वर्क। सेम वर्क डन ऑन ताज, सेम वर्क डन हियर, व्हाई इट इज सो। इसका आर्किटेक्ट और ताज का आर्किटेक्ट सेम है, उनके नाम है लाहौरी, तभी हमने एंट्री पॉइंट को, जो गेट का नाम दिया, लाहौरी गेट जी। इस काम को बोलते हैं मीनाकारी। ओके। तो जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं, ये दीवाने आम है। आम लोग यहाँ तक आते थे और यहीं से आगे नहीं जा सकते थे। तो ये आम लोगों का वो जगह है, यहाँ पर आम लोग अपने ग्रीवेंसेस शाहजहां को ऊपर बैठे हुए बताते थे। अब आप सोच रहे होंगे इतना ऊपर जगह क्यों बनाई? ताकि कोई किंग के ऊपर हमला ना कर सके। उस किंग को बचाने के लिए इतनी ऊंची जगह बनाई, ताकि कोई एक आदमी वहां तक पहुंच ना सके। तो बेसिकली दीवाने आम में यहाँ पे लोग अपनी परेशानियां, अपनी बातें लेके आते थे अपने किंग को सुनाने के लिए। अपने ग्रीवेंसेस एम्पर को बताते थे। शाहजहां उनके ग्रीवेंसेस सुना करते थे। तो पहला मुगल किंग वही था जिसने यहाँ पर दीवाने आम का यूज किया, ठीक है। और उसके बाद 15 किंग यही रहे, उन्होंने इसको यूज किया। अच्छा, जैसे राजा बदलते रहे तो उसमें कुछ बदलाव आना शुरू हुआ, इसमें कुछ चेंजेस आने शुरू हुए? कोई चेंजेस नहीं, कोई बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं। एक बिल्डिंग बनी, वो बहादुर शाह जफर ने बनाई थी, जिसको हम बोलते हैं जफर महल जी। बस वही बिल्डिंग बनी और कोई बिल्डिंग चेंज नहीं हुई। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ, ये किला बनाया ही क्यों जी। शाहजहां पहले आगरा रहता था। आगरा मुगलों की कैपिटल थी। जितने मुगल किंग थे वो गर्मियों में कश्मीर जाते थे, जहांगीर बहुत ज्यादा जाता था। शाहजहां ने सोचा, अगर मैं दिल्ली आ जाऊं, दिल्ली सेंटर प्लेस है, यहाँ से हर जगह जाना बड़ा इजी रहेगा और अपने किंगडम को कंट्रोल भी कर पाऊंगा। और हमारे सूफी संत यहीं पर रहते हैं, जिसको बोलते हैं निजामुद्दीन औलिया। तो शाहजहां अपनी कैपिटल लेके आगरा से दिल्ली आ गया जी। जब दिल्ली आया तो उसको रहने को जगह चाहिए थी, तब भी उसने ये किला बनाया। फिर उसने एक नई कैपिटल बनाई, उसने उसको नाम दिया शाहजहानाबाद। जितने मुस्लिम किंग होते थे, जब भी कोई सिटी बनाते साथ में बाद लगाते थे। औरंगजेब औरंगाबाद, तुगलकादीन तुगलकाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, इस्लामाबाद, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद, मुरादाबाद, जितने हिंदू राजा होते थे वो लगाते थे पुर। उदय सिंह उदयपुर, जय सिंह जयपुर, राय सिंह रायपुर, जोध सिंह जोधपुर, नागपुर, शोलापुर, दुर्गापुर। आज सारे किंगडम्स खत्म हो गए, तो सारे शाहजहानाबाद को क्या बोलते हैं? पुरानी दिल्ली। अब पुरानी दिल्ली में ही है, पहले इसको बोलते थे शाहजहानाबाद। तो ये किला जो है पुरानी दिल्ली में है, राइट। जब ये किला बना तो उस समय जमुना रिवर ठीक पीछे ही थी। शाहजहां ने क्या किया, उस जमुना रिवर के पानी को अंदर लाए, इधर सारे फाउंटेन लगाए। अब सारे फाउंटेन इधर लगाए, सारे फाउंटेन इस बिल्डिंग के सामने लगाए। उस बिल्डिंग के सामने क्यों नहीं लगाए? सारी औरतें उनकी इसी पैलेस के अंदर रहती थी। शाहजहां चाहते थे हमारी लेडीज जब बाहर आए उनको गर्मी ना लगे, तो शाहजहां ने अपनी औरतों का बड़ा ख्याल रखा और अपनी औरतों को कंफर्ट देने के लिए बीच में यहाँ पर फाउंटेन लगा दी। तो शाहजहां ने जो भी बिल्डिंग बनाई वो अपने जमुना रिवर के पास बनाई, ताकि पानी की कोई दिक्कत ना हो। आज भी दिल्ली के लोग क्या करते हैं, जब भी कोई मकान लेते हैं तो मेट्रो के नजदीक लेते हैं, ताकि उनको आने जाने में कोई इनकन्वीनियंस ना हो। तो ये वो जगह है, यहाँ पर उनकी रॉयल लेडीज अपना कंफर्ट फील करती थी, क्योंकि यहाँ पर सारे फाउंटेन काम करते थे उस समय। अच्छा, इसका भी कुछ नाम रहने वाला है, इसको भी कुछ कहा जाता था? नो, इस फाउंटेन का कोई नाम नहीं है। ये सामने जो बिल्डिंग है वो रंग महल है, मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ। अंदर भी फाउंटेन लगवा दिया शाहजहां ने। शाहजहां चाहते थे हमारी लेडीज बाहर भी कंफर्ट में रहे और अंदर भी कंफर्ट्स में रहे जी। ये दिखा दीजिए इनको, फाउंटेन दिखाइए। अच्छा सर, इन फाउंटेन्स का सिर्फ जो है खूबसूरती के लिए काम रहने वाला था महल में, या कुछ और भी काम था इन फाउंटेन? इस फाउंटेन का खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। इस फाउंटेन का काम था इसको कूल करना। ओके। इस वैसे भी फाउंटेन अच्छे लगते हैं जी। पहले फाउंटेन होते ही नहीं थे। जब मुगल लोग आए
तो वो इसी कंसेप्ट को लेके आए थे। जब बाबर आया तो बाबर गार्डन सिस्टम को लाया और फाउंटेन सिस्टम को लाया। उससे पहले फाउंटेन सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं थी। तो ये सारे फाउंटेन आज के नहीं है, ये शाहजहां ने लगवाए फाउंटेन है। इसको इस जगह को कूल करते थे, शाहजहां अपने औरतों को कंफर्ट देना था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर फाउंटेन का यूज किया। जी, क्योंकि जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो सारा आर्किटेक्चर स्टाइल है वो पूरा पत्थर का रहने वाला है। यस। तो वो पत्थर तपता भी जल्दी होगा और ठंडा भी जल्दी होता होगा। देखिए जो व्हाइट मार्बल है जी, वो ठंडा ज्यादा रहता है जी, ये रेड स्टोन है, इसको बोलते हैं रेड सैंडस्टोन। जी, ये गर्म ही रहता है, ये जी। ठंडा होता ही नहीं। तो अंदर शाहजहां ने व्हाइट मार्बल का यूज किया जी। और बाहर रेड सैंडस्टोन यूज किया। ये देखिए सारे फाउंटेन उस समय के लगे हुए हैं। ये देखिए हर चीज सिमेट्रिकल है, देखिए बिल्कुल सारे फाउंटेन बिल्कुल सेंटर में है, आर्च के सेंटर में। जी, ये आप देख रहे हैं अंदर फाउंटेन है। जी, शाहजहां ने अंदर भी फाउंटेन लगा दिया ताकि उनकी औरतें अंदर भी कंफर्ट्स में रहें। जी, और उस समय क्या था, जमुना रिवर इसको टच करती थी, पीछे से विंड आती थी और ये फाउंटेन इस समय इसको कूल करता था और जी। पानी यहाँ से निकलता था, ऐसे फ्लो करता था। जी। और सारी औरतें फाउंटेन के आसपास बैठी रहती थी, अपने आप को बड़ी कंफर्टेबल फील करती थी। जी, ये देखिए बीच में एक वाटर चैनल है, एक फाउंटेन है, वाटर चैनल है। अब ये वाटर चैनल क्या काम करता था, इसको कूल करता था। जी, जब इसको कूल करता, लोगों ने बोला जो जन्नत की तरह है, इसका नाम पड़ गया नहरे जन्नत। किसी ने बोला ये स्वर्ग की तरह है, इसका नाम पड़ गया नहरे स्वर्ग। इसको नहरे बहिश्त भी कहते हैं अरबिक में, जी, और इसको स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज, कैनाल ऑफ पैराडाइज। ये वाटर चैनल चलता रहता था, उनकी औरतें यहाँ बैठी रहती थी। उस समय ये कलर्ड शीशे होते थे और यहाँ पर पीछे से विंड आती थी क्योंकि जमुना रिवर पीछे ही थी। आप सामने देख रहे हैं शीशे लगे हुए हैं उस कमरे में, देखिए जी, उसको बोलते हैं शीश महल। जब ये पानी चलता था उनकी रिफ्लेक्शन शीशों में आती थी जब वो लैंप जलाते थे, जी, तो वो शीश महल है। इसको रंग महल बोलते हैं, पूरी बिल्डिंग को ही रंग महल बोलते हैं। ये जो आप बीच में देख रहे हैं नहरे जन्नत, नहरे स्वर्ग, ये इस बिल्डिंग का नाम है रंग महल। इस बिल्डिंग का नाम रंग महल क्यों पड़ा, देखिए दीवारों में रंग लगे हुए हैं। जी, देखिए आपके घर में कोई बच्चा क्यूट होता है तो आप बोलते हैं सोनू, बच्चा काला होता है बोलते हैं कालू, तो रंग की भी इसका नाम पड़ गया रंग महल। जी, शाहजहां ने क्या किया, जब भी कमरे दिए अपनी औरतों को रिवर साइड दी, उधर के कमरे रिवर फेसिंग रूम है। शाहजहां ने कमरे रिवर साइड क्यों दिए, उनकी औरतें रिवर देख के टाइम पास करती रहे, क्योंकि उस समय इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल नहीं होते थे, तो लेडीज रिवर देख के टाइम पास करती थी। ये शाहजहां का लिविंग रूम है, वेल वेंटिलेटेड रूम है। ये जो आप छोटा सा कमरा देख रहे हैं, ये इसका उनके नमाज पढ़ने का रूम है, इसको प्रेयर रूम कहते हैं। शाहजहां का रूम जो है वेल वेंटिलेटेड है ताकि वहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर है। और बीच में ये नहरे जन्नत, ये देखिए शाहजहां का वेल वेंटिलेटेड रूम है, यहीं पर शाहजहां रहते थे। यहाँ पर वेंटिलेशन बड़ी अच्छी है और साथ में वाटर चैनल है। ये जो बड़ा दरवाजा रहने वाला है ये उनके रूम का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब ये किला बन रहा था उस समय ताजमहल भी बन रहा था। इस किले को लगे 10 ईयर्स, ये किला बन के तैयार हो 1648, और ताजमहल को लगे 22 ईयर्स, वो बन के तैयार हो 1648। तो जब भी शाहजहां को आगरा जाना होता था, ये रास्ता उन्होंने रखा एक रिवर की तरफ, यहाँ से उतर के बोट लेके आगरा जाते थे। जब ब्रिटिश आर्मी इस किले के नजदीक आ गई, आखिरी मुगल किंग था बहादुर शाह जफर, आखिरी और 20वां मुगल किंग, वो इसी रास्ते से अपनी फैमिली को लेके निकल गया। जब पहला किंग आया इस किले में रहने के लिए वो शाहजहां ही था। शाहजहां यहाँ से आए, इधर से आए, और इधर से जब वो पहली बार किले को देखने आए तो इसी रास्ते से आए और उन्होंने किले को पहली बार इसी रास्ते से आके देखा। जब शाहजहां को ये मैसेज मिला, काबुल में थे शाहजहां, उस काबुल में थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, उनको मैसेज दिया गया कि आपका रेड फोर्ट बन के तैयार हुआ है। तो शाहजहां काबुल से इसी रास्ते से आए और इसी रास्ते से एंटर हुए। वो लाहौरी गेट से नहीं आए, दिल्ली गेट से नहीं आए, वो इसी रास्ते से आए, उन्होंने किले को देखा। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसका नाम है दीवाने खास, इसको इम्पोर्टेंट पैलेस भी बोलते हैं। शाहजहां यहीं बैठ के मीटिंग करते थे पीकॉक थ्रोन पे, जो प्योर गोल्ड का था, जिसको बनाने में मोर देन 7 ईयर्स लगे थे। बनाने वाले क्राफ्टमैन ईरान से आए थे, वो ताजमहल से महंगा बना था। ताजमहल से महंगा इसलिए बना था, हजारों डायमंड तो ईरान से आए थे और कोई नहीं डायमंड उसी में ही लगा था। और पीकॉक थ्रोन इतना ऊंचा बना था, शाहजहां ने उस पर चढ़ने के लिए सोने की लैडर बनवाई थी। आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ पीकॉक थ्रोन कहाँ था। लोग हमसे पूछते हैं वेयर वाज द पीकॉक थ्रोन, वेयर शाहजहां यूज्ड टू सिट। यू कैन सी, ये एक टेबल पड़ी हुई है, ये टेबल इसलिए रखी गई है, लोग हमसे पूछते हैं शाहजहां कहाँ बैठते थे, मयूर सिंहासन कहाँ था। उस लोकेशन को बताने के लिए हमने वहाँ पे एक टेबल रखवा दी ताकि लोगों को पता रहे कि पीकॉक थ्रोन वहाँ था, जिसको नादिर शाह लूट के ले गया 1739 में। बाद में नादिर शाह ने उसको मेल्ट कर लिया था। जब नादिर शाह यहाँ पर आया, उस समय का किंग था मोहम्मद शाह, उसका नाम पड़ गया रंगीला। आप समझते हैं रंगीले का मतलब क्या है। 1736 में बाजीराव पेशवा ने इस किले को जीत लिया। बाजीराव पेशवा ने 41 बैटल जिंक ले, 41 बैटल्स वो जीते,
कोई लड़ाई हारे नहीं। पूरी दुनिया में 3 जनरल हुए हैं, बाजीराव पेशवा उनमें से एक है जिन्होंने इस किले को जीता, मुगलों से जीता। बाद में मुगलों को हैंड ओवर कर दिया। मुगलों ने बोला हम आपको हर महीने गोल्ड देंगे, सिल्वर देंगे। बाद में बाजीराव पेशवा ने इस किले को हैंड ओवर कर दिया मुगलों को। बाजीराव पेशवा जी को बलाल भट्ट के नाम से भी लोग जानते हैं। तो ये बाजीराव पेशवा ने इस किले को जीता 1736 में। उस समय मोहम्मद शाह रंगीला था। और 1739 में जब नादिर शाह को पता चला कि इस यहाँ का जो किंग है वो पावरफुल नहीं है, तो उसने अटैक कर दिया 1739 में। और अटैक करके यहाँ से पीकॉक थ्रोन यहाँ से लूट के ले गया। नादिर शाह के बारे में बताया जाता है कि नादिर शाह एक लुटेरा था। लुटेरा इसलिए बोलते हैं कि जब उसने इस किले को लूटा, उसने पूरी सिटी को लूटा, हर घर में जाके लूट मार की। और उस समय हर जगह ब्लड ही ब्लड था। और उसने जो भी उसने लूटा था यहाँ पर सब उसने गोल्ड को बेच दिया। और अपनी कंट्री में जाके बोला कि हमें टैक्सेस देने की कोई जरूरत नहीं है, हम इंडिया से बहुत ज़्यादा गोल्ड लेके आए। तो इसलिए हिस्ट्री उसको नादिर शाह को लुटेरा बताती है, उसको किंग नहीं बताती। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग यहाँ आके इसको डिफेस करते हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है ऐसे काम कुछ ना करें जिसके इसकी जो हेरिडिटी है वो वेस्ट हो। अंदर भी लोग जाते हैं, अपने नाम लिख देते हैं, अंदर लिख देते हैं T2B2 came on 31st December to celebrate birthday। तो मेरी आई रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग on wall of Red Fort, otherwise you are wasting these things, you are losing this thing। Okay, so this is my request to everybody, don't write anything like this। कई बार लोग क्या करते हैं, पान की स्पिट फेंक देते, देख सकते हैं आप यहाँ पर पान की स्पिट फेंकते हैं, हमारी हेरिडिटी इस चीज़ को नुकसान कर रहे हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड हमाम। हमाम मीन्स रॉयल बाथ, इन मॉडर्न लैंग्वेज यू कैन से स्पा। आपने पहले सुना होगा एक हमाम साबुन होता था, उन्होंने अपने ब्रांड का नाम यहीं से लिया था। उन्होंने यहाँ से क्यों लिया था? हमाम मीन्स रॉयल बाथ। उन्होंने इसलिए लिया था कि जब लोग हमाम साबुन से नहाएंगे दे विल फील प्राउड, वी आर लाइक रॉयल पीपल, लाइक रिच पीपल। इन मॉडर्न लैंग्वेज यू कैन से स्पा। दिस इज फॉर चिल्ड्रन, दैट फॉर द किंग, दैट फॉर द लेडीज। लेडीज को हमेशा जो रूम दिए गए, रिवर फेसिंग रूम दिए गए, ताकि उनके रूम ठंडे रहेंगे और रिवर के पानी से। ये मोती मस्जिद है, औरंगजेब ने बनाई। जब ये शाहजहां ने डिसाइड किया कि मेरा सबसे बड़ा बेटा किंग बनेगा, दारा शिको, औरंगजेब बड़ा नहीं था, छोटा था। औरंगजेब ने अपने फादर को डिथ्रोन कर दिया, अपने फादर को यहाँ से ले गया, आगरा फोर्ट में हाउस अरेस्ट कर दिया। शाहजहां यहाँ पर सिर्फ 10 साल ही रहा। औरंगजेब ने अपने तीनों बड़े भाइयों का मर्डर कर दिया ताकि वो किंग ना बन सके। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को हाउस अरेस्ट कर लिया आगरा फोर्ट में 1666 मई के महीने में। अगस्त में शिवाजी महाराज वहाँ से निकल गए। जब शिवाजी महाराज वहाँ से निकले तो शिवाजी महाराज मथुरा चले गए। मथुरा जाके किसी को बोला मेरे बेटे शंभाजी महाराज को रख लो। वहाँ अपने बेटे शंभाजी महाराज को किसी के पास रखवा दिया मथुरा में, और बाहर आके ये रूमर फैला दी कि मेरा बेटा मर गया, ताकि लोग मुझे ढूंढे, मेरे बेटे को ना ढूंढे। औरंगजेब ने मोर देन 49 ईयर्स रूल किया। 27 ईयर्स तो वो महाराष्ट्र में रहा, तब महाराष्ट्र को दक्कन बोलते थे। औरंगजेब 19 साल शिवाजी महाराज के पीछे पड़ा रहा, मगर उनको पकड़ नहीं पाया। तो ये औरंगजेब की पर्सनल मॉस्क है, इसका नाम है मोती मस्जिद। जो इसका दरवाजा वो कॉपर का है। मोती इसलिए नाम पड़ा, इसकी वाइटनेस देख के सबने बोला ये मोती की तरह है, मोती की तरह इसका नाम पड़ गया मोती मस्जिद। ये जो आप गार्डन देख रहे हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसका नाम है हयात बख्श। हयात मीन्स लाइफ, बख्श मीन्स टू गिव लाइफ टू द पीपल। जब ये गार्डन शाहजहां ने प्लांट करवाया था, ये कह के प्लांट करवाया था ऐसे ऐसे हर्ब्स लगाओ जिनको हम खाएं और ठीक रहें। वो कौन से हर्ब्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप भी खाएं और ठीक रहें। आपने सुना होगा अश्वगंधा। अगर आप अश्वगंधा के पाउडर को 1 ग्राम लेते हैं दूध के साथ खाली पेट 1 महीना, तो आपके बाल सफ़ेद नहीं होते, बाल टूटते नहीं है और बाल लंबे होते हैं। अश्वगंधा गुड फॉर हाइट। अगर आप अपने चाहते हैं कि हमारे बच्चे लंबे ऊंचे हों, तो अपने बच्चों को भी दे सकते हैं 1 ग्राम दूध के साथ 1 महीना, तो आपके बच्चे भी लंबे हो सकते हैं 1 ग्राम दूध के साथ 1 महीना। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मसल स्ट्रॉन्ग रहें, तो 1 ग्राम ही लेना दूध के साथ। मैं भी लेता हूँ अश्वगंधा, क्योंकि रोज़ मुझे 5-4 घंटे चलना पड़ता है, तो मैं आधा ग्राम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लंबा लेना है। तो अश्वगंधा गुड फॉर स्लीप, गुड फॉर माइंड, गुड फॉर स्ट्रेस, गुड फॉर ब्लड। हमारे ब्लड में 2 साल होते हैं, रेड और वाइट, वो दोनों को मेंटेन करता है। अश्वगंधा गुड फॉर हार्मोन्स। जनरली लेडीज़ के हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, त्रिफला। बहुत से लोगों ने सुना होगा कि त्रिफला पेट साफ करता है, उसके भी ट्रीज यही होते थे। सबको यही मालूम है कि त्रिफला पेट साफ करता है। जब लेडीज 31, 32 की होती हैं, 71,
72% रिस्क को थायराइड हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि थायराइड ना हो तो त्रिफला लेने से थायराइड होता ही नहीं, आप डायबिटिक होंगे ही नहीं, आपका हार्ट सही रहेगा, आपका लीवर सही रहेगा, आपकी किडनी सही रहेगी। त्रिफला के बारे में कहते हैं किंग ऑफ मेडिसिन है, ये एंटी एजिंग है। जब आप 60 के होंगे तो आपको लगेगा आज भी मैं 20 का हूँ, मगर सारे बेनिफिट आपको नजर आएंगे आफ्टर 10 ईयर्स। अब इसको लेना कैसे है ये भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं चाहता हूँ हमारे विजिटर जब वो लें तो वो भी फिट रहें। मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है फिटनेस। मैं चाहता हूँ मेरे सारे विजिटर जो इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग फिट रहें और यहाँ पर फिट होके मेरे पास आएँ और इस किले को देखें। इसको लेना कैसे है त्रिफला को ये आपको बता रहा हूँ। रात को सोते समय आधे चम्मच से भी कम टीस्पून लुक वार्म वाटर से लेना है। आफ्टर डिनर 45 मिनट्स या सुबह वॉशरूम जाने से पहले आधे चम्मच से भी कम लुक वार्म वाटर से सुबह वॉशरूम जाने से पहले। अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो आप वॉशरूम के अंदर ही खड़े रहेंगे, फिर आप बाहर नहीं आएंगे, फिर आप बोलोगे गाइड ने हमें मिसगाइड कर दिया। मुझे कैसे मालूम? जब ये मैं चीज़ें बता रहा था मुझे एक मेरे विजिटर ने बताया कि मैंने 1.5 स्पून ले लिया। कर जब मैंने 1.5 स्पून लिया तो मैं वॉशरूम में ही बैठा रहा, बाहर आ नहीं पाया, तो मैंने बंद कर दिया। मुझे मालूम चला कि त्रिफला मुझे किस क्वांटिटी में लेना है। आप हमेशा ये याद रखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप मेडिसिन भी ज़्यादा लेते हैं वो आपकी मेडिसिन नहीं रहेगी, वो आपका पॉइजन बन जाएगी। कोई भी चीज़ लेनी है, कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं अनलिमिटेड मत लीजिए। तो जब त्रिफला लेंगे तो आपको कुछ होगा ही नहीं, आपको कैटरेक्ट होगा ही नहीं, आपके दांत टूटेंगे ही नहीं, आप हमेशा फिट रहेंगे। और इसको प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना क्योंकि जब त्रिफला आपके स्टमक को वॉश कर देता है। तो आप त्रिफला लेते रहिए और सारी ज़िंदगी ले सकते हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वाइट वाली बिल्डिंग, ये शाहजहां ने बिल्डिंग बनवाई थी अपने एंजॉयमेंट के लिए बारिश के टाइम में। जब इस बिल्डिंग का नाम है सावन। जब सावन आता है तो बारिश आती है इधर से बारिश ना आए तो इधर दीवार बना दी। जब आ गया भादो तो बारिश आएगी, इधर से कोई दीवार नहीं है तो भीग जाएंगे, भादो में उस वाइट वाली बिल्डिंग में चले जाते। तो ये सावन वो भादो, बैठ के बारिश का एंजॉय करते थे। फिर समझ लीजिए सावन के महीने में बारिश आती है इस साइड से, इधर से बारिश ना आए, इधर दीवार देखिए दीवार बनी हुई है। जब आ गया भादो बारिश आएगी इधर से तो भीग जाएंगे, भादो में उस वाइट वाली बिल्डिंग में चले जाते। आप देख रहे बीच में एक रेड स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड जफर पैलेस। आखिरी और 20वां मुगल किंग था बहादुर शाह जफर, इसी पैलेस में रहता था। ब्रिटिश ने उसको पकड़ लिया, पकड़ा इसलिए कि वो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर को लीड कर रहा था, उसका नेता था। ब्रिटिश ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, उसको एग्जाइल कर दिया रंगून। वहाँ उसकी डेथ हो गई पैरालिसिस से 1862 7 नवंबर को। उसके 3 बेटे थे, तीनों बेटे को फांसी चढ़ा दी। फांसी इसलिए चढ़ाई वो चाहते थे मुगल डायनेस्टी खत्म हो जाए। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इन्हीं बिल्डिंग की जगह मुगल स्ट्रक्चर्स थे, ब्रिटिश ने उनको गिरा दिया, उनको गिरा के इन बिल्डिंग को बनाया। दे आर कॉल्ड आर्मी बैरक्स। ब्रिटिश आर्मी इन्हीं बिल्डिंग में रही अप टू इंडिपेंडेंस। जब देश आज़ाद हो गया ब्रिटिश आर्मी चली गई, फिर यहाँ पर इंडियन आर्मी रही। 2002 में हमने यूनेस्को से रिक्वेस्ट की कि आप पूरे किले को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट का स्टेटस दे दीजिए। उन्होंने बोला पहले इस बिल्डिंग को खाली करो। फिर 2002 में इंडियन आर्मी यहाँ से चली गई, ये बिल्डिंग खाली हो गई। 2007 में फिर इसको वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट का स्टेटस मिल गया। 2007 के बाद मोदी जी 14 में आने शुरू हो गए। मोदी जी ने इस बिल्डिंग को देखा कि बिल्डिंग का कोई प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा। मोदी जी ने सजेस्ट किया इन बिल्डिंग को ऐसे यूज़ कीजिए ताकि इनकम जनरेट हो। रिसेंटली 6 साल पहले हमने इन बिल्डिंग को दोबारा से तैयार किया, इनको रेस्टोरेशन की, रेस्टोरेंट करके इनको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। जो पहले म्यूजियम थे वो अलग अलग डायरेक्शन में थे और छोटे म्यूजियम थे, उनमें एसी नहीं था। इन बिल्डिंग को रेस्टोरेशन करके इनको सेंट्रली एसी कर दिया। अब सारे म्यूजियम एक जगह इकट्ठे कर दिए। इस बिल्डिंग में तो आपको जो आप देख रहे हैं आखिरी मुगल किंग के कपड़े हथियार मिलेंगे बहादुर शाह जफर के बारे में। इस बिल्डिंग में आप देखेंगे इससे बाहर आपको लिखा होगा ज़्यादा जालियाँ। इसमें जलियांवाला बाग के बारे में आपको डॉक्यूमेंट्री मिलेगी। एक और बिल्डिंग है जिसके बाहर लिखा हुआ है अपना एक और बिल्डिंग है जहाँ पर 3rd बिल्डिंग है, वहाँ पर आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्री पिक्चर मिलेगी, उनकी कैप मिलेगी, उनके कपड़े पड़े हुए हैं।
तो उसको थर्ड बिल्डिंग कहते हैं। ये यादें जानिया हैं। जो थर्ड बिल्डिंग है उसका नाम है क्रांति मंदिर। यहाँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में सारी हिस्ट्री बताई गई है। आपको सुन के हैरानी होगी, गांधी जी को असैसिनेट किया गया, नथुराम गोडसे को भी यहीं रखा गया था। उसकी भी ट्रायल इन्हीं बिल्डिंग में हुई थी। जब नथुराम गोडसे को बोला गया, उससे पूछा गया नथुराम गोडसे से, जब नथुराम गोडसे से पूछा गया तुमने गांधी को मारा ही क्यों है, तो नथुराम गोडसे ने जब ये बताना शुरू किया, सभी को कोर्ट से बाहर निकाल दिया गया और सभी को बोला गया कि जो भी ये स्टेटमेंट देगा नथुराम गोडसे, ये स्टेटमेंट बाहर नहीं जानी चाहिए। तो नथुराम गोडसे ने जो स्टेटमेंट दी वो सेंसर हो गई। उसका जज था DC खोसला। उसने बुक का नाम लिया, उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है मर्डर ऑफ महात्मा। उसने उस बुक में लिखा हुआ है कि नथुराम गोडसे को फांसी देख के मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है, जब मैं मरूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा। तो नथुराम गोडसे की ट्रायल भी यहीं हुई थी। उसका जज था DC खोसला। उस बुक का नाम है मर्डर ऑफ महात्मा। आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। इस किले का जो एरिया है वो है 254 एकर्स। आगरा में भी किला है जिसका एरिया 94 एकर्स। यहाँ पर शाहजहां रहता था। वो D शेप में है। इसके 8 कोने हैं। अब आपको सारे म्यूजियम का एंट्री पॉइंट दिखा रहा हूँ ताकि आप जब यहाँ आए तो आपको कुछ पूछना ना पड़े। ये जो आप देख रहे हैं सिक्योरिटी मैन खड़ा हुआ है, इसके बाहर लिखा हुआ है 1857। आखिरी मुगल किंग के कपड़े हथियार पड़े हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, लोग एंटर कर रहे हैं। इसमें जलियांवाला बाग के बारे में हिस्ट्री है। थर्ड बिल्डिंग में कोई एंट्री नहीं कर रहा। एक सिक्योरिटी मैन खड़ा है एंट्री पॉइंट पे, वहाँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में हिस्ट्री है। नेक्स्ट बिल्डिंग में कैफेटेरिया, आखिरी बिल्डिंग में कैफेटेरिया। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, आपको वहाँ ठंडा पानी और आपको वॉशरूम मिलेगा। इधर भी वॉशरूम है, इधर भी वॉशरूम है। लेफ्ट साइड लेडीज, राइट साइड जेंट्स है। ये भी एक गैलरी है जो आपको कुछ पे नहीं करना। आप इस गैलरी को भी देख सकते हैं। इसका नाम है फिलेटली गैलरी। यू हैव टू पे नथिंग फॉर सीइंग दिस, यू कैन सी आल्सो। और ये आपका ये जो गैलरी है आपकी टिकट में इंक्लूड नहीं, मगर आपको इसका कुछ चार्ज नहीं देना। ये जो अगर आपने इस म्यूजियम को देखना चाहते हैं तो मेरी सब विजिटर से रिक्वेस्ट है कि वो सुबह जल्दी आएँ और इस म्यूजियम को देखें। और अगर आप 4 बजे के बाद आते हैं तो आपको म्यूजियम का टिकट नहीं मिलेगा। अगर आपको म्यूजियम देखना है तो सुबह आप आ जाइए और इस म्यूजियम का टिकट लीजिए। बिना म्यूजियम के टिकट 50 रुपये, विद म्यूजियम टिकट 80 रुपीज़। अगर आपको कोई मेरी बात आपको बुरी लगी, मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। मेरी टॉप प्रायोरिटी है फिटनेस। मैं चाहता हूँ मेरे विजिटर फिट रहें और मुझे हमेशा याद करते रहें। मैं आपको बड़ी कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहता हूँ मेरे विजिटर जब इस फोर्ट को देखें और यहाँ पर फिट रहें और इस किले को बार बार देखने आए और मुझसे मिलते भी रहें। तो एक और इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि आप लोग फिट रहें और हंसते रहें, क्योंकि मेरी टॉप प्रायोरिटी फिटनेस है। मैं चाहता हूँ जो आदमी फिट है वो हिट है। जब रात को आप सोने लगे, क्या करें आप? 2 ड्रॉप्स ऑफ आलमंड ऑयल इन ईच नॉस्ट्रिल और सिर को लटका लेना ऐसे बेड से रात को सोते समय। उससे क्या बेनिफिट होंगे आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आपकी नोज ब्लॉक नहीं होगी, आपको हेडेक नहीं होगा, आपको डिमेंशिया नहीं होगा, आपको एपिलेप्सी नहीं होगी, आपको ब्रेन हैमरेज नहीं होगा, आपको थायराइड नहीं होगा और आपको कैटरेक्ट नहीं होगा। आपके दांत स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको स्नोरिंग नहीं होगी, आपको कभी चक्कर नहीं आएंगे। पर मैं ये चीज़ें आपको बता ही क्यों रहा हूँ? क्योंकि ये चीज़ें मैं भी यूज़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी यूज़ करें। 2 ड्रॉप्स इस नोस्ट्रिल में, 2 ड्रॉप्स इस नोस्ट्रिल में। एक और ऑयल है जिसको थायराइड हो गया है, वो आलमंड ऑयल डाल के ना डाल के एक होता है अनु ऑयल इस नोस्ट्रिल में डालिए। इस नोस्ट्रिल में आपका थायराइड कंट्रोल रहेगा और आपको सिर दर्द कभी होगी नहीं। तो मेरी आपको यही सजेशन है कि जब आप थायराइड के लिए अनु ऑयल डाल रहे हैं, अपनी मेडिसिन को बंद मत कीजिए, अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू रखिए, थायराइड की मेडिसिन को। और अगर आपको थायराइड है तो आप इसको प्रेस करते रहिए, आपका थायराइड कंट्रोल रहेगा। और सुबह आप हरे धनिया का पानी लीजिए, रात को 10 ग्राम लीजिए हरा धनिया, वॉश कीजिए, पानी में डुबो दीजिए, सुबह उसको उबालिए और खाली पेट उस हरे धनिया को पानी को पीजिए। आपको थायराइड कंट्रोल रहेगा। मगर आपने मेडिसिन बंद नहीं करनी। अगर आप मेडिसिन बंद करेंगे वो अच्छी बात नहीं है। मेडिसिन लेते रहिए और अनु ऑयल इस नोस्ट्रिल में डालते रहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हजारों सालों से हमारे ये जो हमारे ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है अनु ऑयल डालने से आपको हेडेक नहीं होगी, डिमेंशिया नहीं होगा, एपिलेप्सी नहीं होगी, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। यही मैंने आपको बताना था। अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए और इन चीज़ों को फॉलो कीजिए ताकि आप लोग फिट रहें और यहाँ पर हंसते हुए देखने हैं।
यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच।